बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये दिस इज़ क्लास ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हम रिज्यूम वहाँ से करेंगे फेलिसी से। सबसे पहले फेलिसी क्या है? फेलिसी इज़ अ डिफेक्ट इन एन आर्गूमेंट अदर देन द फॉल्स प्रेमिस। मतलब आर्गूमेंट में आपकी कोई गलती हो, ठीक, और वो गलती जो है फॉल्स प्रेमिस की बुनियाद पे ना हो। क्योंकि अगर फिर एक गुड आर्गूमेंट क्या होता है? गुड आर्गूमेंट वही होता है जिससे ट्रू प्रेमिसेस हों, और वो ट्रू प्रेमिसेस जो है लीड करते हैं टूवर्ड्स द ट्रू कंक्लूजन। सो आप कहते हैं कि ये आर्गूमेंट जो है वैलिड आर्गूमेंट है, गुड आर्गूमेंट है, ठीक। सो अगर उसमें से कोई एक प्रेमिस जो है वो गलत हो, फॉल्स हो, सो आप कह सकते हैं कि ये इनवैलिड आर्गूमेंट है, ठीक। लेकिन अगर आपके जो है प्रेमिसेस ट्रू हो और फिर भी आपका कंक्लूजन सही ना आ रहा हो, सो इट मीन्स के आपके प्रेमिसेस में कोई गलती है, सही, वो झूठ बोलने की बुनियाद पे नहीं है, ठीक। मतलब आपका प्रेमिस जो है वो फॉल्स नहीं है, उसकी वजह से आपका कंक्लूजन जो है वो गलत नहीं आ रहा, सही, कोई और वजह है, सही। सो वो और वजहें क्या हो सकती हैं, वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हम अभी पढ़ेंगे, ठीक। सो उन वजहों की बुनियाद पे जो है आपका आर्गूमेंट गलत हो सकता है। उन गलतियों को हम क्या कहते हैं? फेलिसी कहते हैं, सही। फेलिसी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक है फॉर्मल फेलिसी, दूसरा है इनफॉर्मल फेलिसी। फॉर्मल फेलिसी क्या है? जिस तरह नाम से जाहिर है, फॉर्म, डिफेक्ट इन फॉर्म, कि उसकी फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर में कोई गलती हो, ठीक, उसकी स्ट्रक्चर में कोई गलती हो और उसकी वजह से प्रेमिसेस जो है अपने कंक्लूजन को सही साबित नहीं कर पा रहे, सो उसको हम कहते हैं कि ये फॉर्मल फेलिसी है, उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ठीक। दूसरा है इनफॉर्मल फेलिसी। इनफॉर्मल फेलिसी शो करता है डिफेक्ट इन द कंटेंट। वहाँ पे जो बोला गया है, जो प्रेमिसेस में जो क्लेम किया गया है, वो क्लेम्स में इन इटसेल्फ कोई गलती है, सही, वो क्लेम सही नहीं है। सो उसकी वजह से जो आर्गूमेंट, जो कंक्लूजन है वो गलत होगा, और उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल फेलिसी। सो फिलहाल हमारी डिस्कशन जो है वो क्या है? इनफॉर्मल फेलिसीज़ की बुनियाद पे है, ठीक। और इनफॉर्मल फेलिसीज़ में हम जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो फेलिसीज़ ऑफ रेलेवेंस को हम डिस्कस कर रहे थे। सो फेलिसी ऑफ रेलेवेंस क्या है? प्रेमिसेस सीम साइकोलॉजिकली रिलेवेंट बट लॉजिकली इररिलेवेंट टू द कंक्लूजन। मतलब आपको साइकोलॉजिकली वो ठीक लगेंगे, लेकिन लॉजिकली वो चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होती। वो क्लेम्स जो आपने किए हैं वो लॉजिकली ठीक नहीं है, ठीक। सो उसमें सबसे पहले जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेवंथ है फेलिसी, जिसको हम कहते हैं मिसिंग द पॉइंट। मिसिंग द पॉइंट क्या है? मिसिंग द पॉइंट एक्चुअली मतलब जो आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो क्लेम्स बताए जा रहे होते हैं, एक आर्गूर है और वो आर्गू कर रहा है किसी एविडेंसेस, किसी क्लेम्स की बुनियाद पे, ठीक। लेकिन उन क्लेम से लॉजिकली कंक्लूजन कोई एक निकल रहा है, और जो आर्गूर है, जो बताने वाला है, वो क्लेम करता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ और मेरा जो कंक्लूजन है ये ठीक है, लेकिन लॉजिकली उससे कंक्लूजन कोई और निकल रहा है, ठीक। मतलब वहाँ पे कोई मिसिंग पॉइंट है, वहाँ पे कोई मिसिंग पॉइंट है जिसकी वजह से वो कंक्लूजन ठीक नहीं आ रहा। आर्गूर क्लेम करता है कि मेरा कंक्लूजन सही है, लेकिन लॉजिकली उससे वो कंक्लूजन नहीं आ रहा होता। जिस तरह यहाँ पे है, मिसिंग द पॉइंट, एन आर्गूमेंट entails one conclusion but the arguer claims it entails another conclusion। आर्गूमेंट लॉजिकली कोई और कंक्लूजन लेकर है, लेकिन जो आर्गूअर है, जो क्लेम कर रहा है, वो कहता है कि नहीं, इसका कंक्लूजन ये है, सही। सो इस किस्म की अगर फेलिसी हो, सो उसको हम कहेंगे मिसिंग द पॉइंट। लाइक क्राइम्स ऑफ थ्रिफ्ट एंड रॉबरी हैव बीन इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट। जो है चोरियाँ छकारियाँ जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। सो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? द कंक्लूजन इज ऑब्वियस, वी मस्ट रीइंस्टेट द डेथ पेनल्टी, सही। यहाँ पे देखें, क्राइम्स बढ़ रही हैं, ठीक। सो क्राइम्स बढ़ रही हैं, इसकी बुनियाद पे आर्गुअर कह रहा है कि चूंकि क्राइम्स बढ़ रही हैं, लिहाजा हमें डेथ पेनल्टी जो है उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। सो क्राइम बढ़ रही है, ये क्लेम जो है आपका ठीक है, लेकिन आप जो कंक्लूजन इससे निकाल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी लगानी चाहिए, अब इसका ये कंक्लूजन इस क्लेम से नहीं निकल रहा। इसका कंक्लूजन, पॉसिबल कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि आपको पुलिस बढ़ानी चाहिए, आपको रूल्स रेगुलेशंस जो है ऐसे लानी चाहिए कि जिससे
थ्रिफ्ट और जो क्राइम्स हो वो कम हो, और जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो कंक्लूजन आपके इस क्लेम से नहीं निकल रहा, मतलब इसमें मिसिंग पॉइंट है। सो कंक्लूजन अगेन आप देखिए साइकोलॉजिकली तो ठीक है लेकिन लॉजिकली ये ठीक नहीं है। सो करेक्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए? द करेक्ट कंक्लूजन में भी वी शुड इंक्रीज पुलिस प्रोटेक्शन, हमें जो है ज़्यादा पुलिस लगानी चाहिए और जहाँ पे जो है ख़तरा ज़्यादा है। वी शुड इनिशिएट प्रोग्राम्स टू एलिमिनेट क्राइम्स, हमें ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे आपके क्राइम जो है वो कम हो। लेकिन आप जो कंक्लूजन इससे निकाल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी लानी चाहिए, सो आपका क्लेम जो है वो सफिशेंट नहीं है इसके लिए, ठीक। सो इस किस्म की फैलेसी हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है? मिसिंग द पॉइंट। रीइंस्टेटिंग द डेथ पेनल्टी इज़ नॉट लॉजिकल कंक्लूजन, इससे लॉजिकली ये कंक्लूजन निकालना क्या होगा? ये गलत होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा है 8.1 रेड हेरिंग, इग्नोरेटिव एलेंची, सही। ये क्या है? दिस फेलिसी इज कमिटेड व्हेन द आर्गुअर डाइवर्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर और लिसनर बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट टू अ डिफरेंट बट समटाइम्स सबटली रिलेटेड वन, सही। वो अपने क्लेम्स को जो है अपने लिसनर्स को या जो रीडर्स हैं उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे क्लेम्स निकालता है जो लॉजिकली उसके कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती, ठीक। लेट्स से आप कंसिडर करें कि आप कोर्ट में खड़े हैं और एक प्रोसिक्यूटर है जो एक मर्डरर को प्रोसिक्यूट कर रहा है, ठीक। एक वकील है जो एक मर्डरर को प्रोसिक्यूट कर रहा है और उस प्रोसिक्यूशन में ये क्लेम करता है कि ये बंदा जो है इसने फ़लाँ बंदे को कत्ल किया है, किसी चाकू से नहीं, किसी पिस्तौल से नहीं, बल्कि आरी से जो है उसको कत्ल किया हुआ है, और ये कितना खौफनाक जो है कत्ल है और इसको ज़रूर जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसको खौफनाक करार देना और आरी से कत्ल करने की बुनियाद पे खौफनाक करार देना, अब ये वकील का काम ये नहीं है। वकील का काम ये है कि उसको साबित करे कि इसने कत्ल किया है कि नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें कि वो उस जज की या जो वहाँ पे बैठे लोग हैं उनकी अटेंशन को किस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है कि वो ज़रूरी जो है इस मर्डरर पर यकीन करे कि हाँ इसने वाक़यातन जो है कत्ल किया हुआ है। सो इस तरीके से आर्गूमेंट पेश करना कि आप जो है सामने वाले बंदे की अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करें। सो इस डाइवर्जन को क्या कहते हैं? हम रेड हेरिंग कहते हैं, ठीक। ये सपोज़ आप ये नॉर्मली जो है पॉलिटिशियंस ये रेड हेरिंग जो है नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप किसी एक पॉलिटिशियन से पूछते हैं कि लेट्स से आप एक्सेस टू द हेल्थ के बारे में क्या कर रहे हैं, ठीक। आप एक्सेस टू द हेल्थ के बारे में क्या कर रहे हैं, कि क्या क्या आपके पॉलिसीज़ हैं, और वो आगे से जवाब कह रहा है कि ये एक्सेस टू द हेल्थ जो है एक टफ़ जॉब है, इसके लिए हमने सपोज़ हमने कैंसर के लिए असम्बली से, कैंसर रिसर्च के लिए हमने असम्बली से इतने बिल जो हैं पास किए हुए हैं, और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी ठीक कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर पे जो है सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, हमारा फोकस वहाँ पे है। और इकोनॉमी के बारे में वो कमेंट करता है कि हमने इकोनॉमी में ये स्टेप किए, हमारा जीडीपी इतना बड़ा। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन जो है वो उस इंटरव्यूअर की अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है। उसका सवाल सिंपल और सादा है कि आप एक्सेस टू द हेल्थ के बारे में क्या कर रहे हैं। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि हमने असम्बली से कैंसर रिसर्च के हवाले से इतने बिल जो है पास किए, इतना फंड जो है वो जनरेट किया। सो ऑल तो कैंसर रिसर्च जो है भी एक अहम एरिया है, लेकिन अब उस क्वेश्चन को ये क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है, पॉलिसीज़ की बुनियाद पे बात कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे बात कर रहा है, इकोनॉमी की बुनियाद पे बात कर रहा है, लेकिन जो क्लेम है उसके मुतालिक जो है उसको डाइवर्ट कर रहा है। सो इस किस्म के आर्गूमेंट जहाँ पे आप अपने रीडर या आपके सामने बैठा बंदा जो है उसके अटेंशन को आप डाइवर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं रेड हेरिंग फैलेसी। अच्छा, अब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ फैलेसी है। इससे पहले हमने पढ़ा फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस, हमने पढ़ी फैलेसी ऑफ रिलेवेंस में हमने पढ़ा कि प्रेमिसेस जो है वो कंक्लूजन के साथ रेलेवेंट नहीं है, ठीक। फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन में क्या है? फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन द प्रेमिस एंड कंक्लूजन इज नॉट स्ट्रांग टू सपोर्ट द कंक्लूजन। मतलब उनमें रिलेवेंसी है, लेकिन वो रिलेवेंसी जो है स्ट्रांग इनफ नहीं है कि अपने आप उस कंक्लूजन को सही साबित कर सके, ठीक। इसमें सबसे पहला जो है दैट इज़ अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी,
सही। आप अपने आर्गूमेंट्स में किसी एक ऐसे रेफरी को यूज़ करते हैं जो उस आपके कंक्लूजन के साथ रेलेवेंट नहीं है, ठीक। Like often people add strength to their arguments by referring to sources of authorities that lacks credibility। ठीक, ऐसे सोर्सेज को यूज़ करते हैं जो आपके कंक्लूजन के साथ उनकी रिलेवेंसी नहीं होती। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एविडेंस, आर्गूमेंट्स रिलाइज ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी। सही। नॉर्मली जिस तरह एडवर्टाइजमेंट्स में होता है, ठीक, लाइक आप जो है जैसे आप आईफोन यूज़ करते हैं, सो आईफोन आप क्यों यूज़ करते हैं, सही। तो मतलब फ्ला स्टार जो है वो आईफोन यूज़ करता है, सो फ्ला स्टार आईफोन यूज़ करता है इसलिए मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, ठीक। या लेट्स से शाहिद अफरीदी जो है वो किसी हेड एंड शोल्डर के या किसी दूसरे एक ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट में आता है, ठीक। सो अब वो कहता है कि ये शैम्पू या ये प्रोडक्ट जो है बेस्ट है आपके हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए। सो अब शाहिद अफरीदी की एक्सपर्टीज़ जो है वो किस में है, वो स्पोर्ट्स में है, ना कि हेल्थ में है, सही। सो अब किसी एक मकसद ये है कि किसी एक ऐसे रेफरी को यूज़ करते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, ठीक। लाइक एक फिजिशियन है, जो कि फिजिशियन है, डॉक्टर है, और वो कमेंट करता है मुल्क के इकोनॉमी पर, सही। सो अब उसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो मेडिकल फील्ड में है, उसकी एक्सपर्टीज़ इकोनॉमिक्स में नहीं है। सो आप किसी एक ऐसे बंदे के क्लेम को उठाते हैं जो उसका एक्सपर्टी एरिया नहीं है, ठीक, और उसकी बुनियाद पे अपने क्लेम को, अपने आर्गूमेंट को सही साबित करते हैं। सो जब आप ऐसे करते हैं, सो इट मीन्स कि आप अनक्वालिफाइड अथॉरिटी को एज अ रेफरी यूज़ करते हैं। सो जब कभी भी हम अपने आर्गूमेंट्स में अनक्वालिफाइड अथॉरिटी को यूज़ करते हैं, सो हमारा आर्गूमेंट क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज़ अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का मेन क्रक्स जो है ये है कि आप एज्यूम करते हैं कि आपका आर्गूमेंट या आपका कंक्लूजन इसलिए सही है कि किसी और ने इसको गलत साबित नहीं किया, ठीक। कोई चीज़ इसलिए ठीक है कि किसी ने इसको गलत साबित नहीं किया। इस लॉजिक की बुनियाद पे जब आप अपने क्लेम को सही साबित करते हैं, सो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी को फॉलो कर रहे हैं। व्हेन इट इज़ आर्गूड दैट अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू बिकॉज no one else has proved it false, or a proposition is false because no one else has proved it right। इसमें मेन जो है क्रक्स इसका क्या है, लैक ऑफ एविडेंस इज यूज एज अ सपोर्ट टू प्रूव द कंक्लूजन ट्रू। वो लैक ऑफ एविडेंस जो है उसको बेस लिया जाता है अपने कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए। एग्जाम्पल इसका, पीपल हैड बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स टू प्रूव दैट एलियंस एग्जिस्ट। सालों से जो है साइंसदान ये कोशिश करें कि इसको सही साबित कर सके कि एलियंस मौजूद हैं, बट नो वन हैज़ प्रूव्ड इट। किसी ने अभी तक जो है इसको साबित नहीं किया। सो इट मीन्स एलियंस डजंट एग्जिस्ट, कि एलियंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो मेन क्रक्स इसका यही है कि आप किसी ऐसी चीज़ को साबित करना चाहते हैं जिसकी एग्जिस्टेंस को किसी दूसरे ने गलत साबित नहीं किया। सो अब उस ना करने की बुनियाद पे आप अपने क्लेम, अपने कंक्लूजन को सही साबित करते हैं। इसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन सिंपल, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई भी थी। मेन क्रक्स इसका यही है कि आप किसी एक सिंगल इवेंट की बुनियाद पे एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो है वो डिराइव करते हैं, उसको हम कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक। किसी एक सिंगल इवेंट की बुनियाद पे आप जनरलाइज्ड व्यू जो है या एक यूनिवर्सल व्यू जो है वो बनाते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि ये जो है, जिस तरह क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स से एक फेसबुक मैंने एक पिक्चर देखी थी कि एक बंदा खड़ा है कि वो एक पिक्चर है जिसमें लेट्स से दो पिक्चर्स हैं। एक में जो है वेस्ट की एक पिक्चर दी गई है कि कुछ अंग्रेज़ हैं, वो रोड के किनारे खड़े हुए हैं, गाड़ियों को रोका हुआ है, और वहाँ का कुछ बतख जो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे एक पिक्चर शो किया गया है जिसमें एक बच्चा है या कोई आदमी है, वो डंडा लेके किसी कुत्ते के पीछे भाग रहा है, और उससे कंक्लूजन नीचे ड्राइव किया हुआ है कि ये
पाकिस्तान के लोग कितने जालिम हैं, और ये देखें डिफरेंस अंग्रेज़ों का और पाकिस्तानियों का, सही। सो एक सिंगल इवेंट की बुनियाद पे, एक सिंगल इंसिडेंट की बुनियाद पे आप जनरलाइज्ड व्यू जो है वो डिटरमिन करें। सो हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या है? दिस फेलिसी अकर when there is reasonable likelihood that the sample is not representative of the group, कि आपने जो सैम्पल लिया है या जिस इवेंट की बुनियाद पे आप क्लेम कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, ठीक। सैम्पल आइदर टू स्मॉल आर नॉट रैंडमली सेलेक्टेड, जो इवेंट या जो सैम्पल आपने कंसिडर किया हुआ है वो या तो नाकाफ़ी है, ठीक, या बहुत छोटा है, ठीक, उसका साइज़ काफ़ी छोटा है जिसकी बुनियाद पे आप जो है जनरलाइज व्यू कंसिडर नहीं कर सकते। एग्जांपल, a student of a university got or won an award in the field of research and it is assumed that all students of the said university are good in research। हमारी यूनिवर्सिटी के लेट से एक स्टूडेंट है जिसने रिसर्च में कोई अवार्ड या कोई ग्रांट जो है वो लिया हुआ है, और वो न्यूज़ चलती है फेसबुक पे या दूसरे किसी चैनल पे, और वो से अब ये राय लें कि इस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे रिसर्च में अच्छे होंगे, सही। सो एक इवेंट की बुनियाद पे आप उस यूनिवर्सिटी या उस क्लास के मुतालिक, जिस क्लास से वो इवेंट बिलोंग करता है, वो सारे क्लास के बुनियाद पे के मुतालिक आप एक राय कायम करते हैं, सही। सो ये क्या होगा? ये ठीक नहीं होगा। इट इज़ अपोजिट ऑफ एक्सीडेंट। जिस तरह पिछला हमने एक्सीडेंट भी एक पढ़ा था, एक्सीडेंट में क्या होता है? एक्सीडेंट क्लेम अबाउट अ पार्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल आइडिया की बुनियाद पे आप किसी एक पार्टिकुलर के मुतालिक राय देते हैं। सो वो भी गलत है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि लेट्स से हम कहते हैं कि स्वाद यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च फील्ड में अच्छी है, ठीक। सो इससे हम ये राय लें कि इसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिस डिपार्टमेंट के भी हैं वो सारे ही जो है रिसर्च में अच्छे होंगे। सो ये भी ठीक नहीं है, ठीक। सो ये दोनों जो है एक्सीडेंट और हेस्टी जनरलाइजेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक हेस्टी जनरलाइजेशन जो है पार्टिकुलर इवेंट की बुनियाद पे जनरलाइज्ड व्यू कायम करता है, और एक्सीडेंट जो है वो जनरलाइज्ड व्यू के बेस पे जो है एक पार्टिकुलर के मुतालिक क्लेम करता है। सो दोनों जो है ठीक नहीं होंगे। हेस्टी जनरलाइजेशन क्लेम्स अबाउट जनरल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट, ठीक। अच्छा, फॉल्स काज क्या है? इट इज़ अज्यूम्ड दैट बिकॉज एक्स प्रीसीड वाई देयरफॉर एक्स काज वाई। मतलब आप किसी एक इवेंट के लिए कोई एक चीज़ जो है उसके साथ कंटीजेंट कर दें, ठीक। किसी एक इवेंट के साथ किसी एक दूसरे इवेंट को कंटीजेंट कर दें और आप ये कहें कि ऐसा हुआ है इसी वजह से ऐसा होगा, ठीक। द लिंक बिटवीन द प्रेमिस एंड कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन सम इमेजिन्ड कैजुअल कनेक्शन दैट प्रॉबली डजंट एग्जिस्ट। जो नॉर्मली हमारे यहाँ भी एक मिथ चलती है कि लेट से एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट ले तो आपका दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा, सही। सो लेट से आज आपकी सामने से काली बिजली गुजरी और आप जो है ये क्लेम करें कि आज का दिन मेरा सही नहीं गुजरेगा क्योंकि मेरा रास्ता किसी काली बिल्ली ने काटा है, ठीक। सो एक इवेंट के साथ किसी दूसरे इवेंट को कंटीजेंट करना, ये क्या होगा? ये फॉल्स काज होगा, सही। इसके जो है 3 कैटेगरीज पॉसिबल हो सकती हैं, सॉरी 4 कैटेगरीज। एक है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। मतलब इसका क्या है? आफ्टर दिस देयरफॉर ऑन अकाउंट ऑफ दिस, सही। जिस तरह नॉर्मली ये है, नॉर्मली जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे कि जब कभी भी तेंदुलकर ने किसी एक मैच में सेंचुरी की होगी वो मैच इंडिया जो है हार जाता था, ठीक। सो ये भी उसी का एग्जांपल है से, क्योंकि तेंदुलकर ने सेंचुरी की इसी वजह से इंडिया मैच हारा। अब अगर आने वाले मैच में तेंदुलकर सेंचुरी करेगा तो इंडिया मैच जो है वो हारेगा। मतलब एक गुजरे हुए इवेंट के साथ किसी आने वाली इवेंट को उसको लिंक करना, ठीक। आफ्टर दिस देयरफॉर ऑन अकाउंट ऑफ दिस, क्योंकि तेंदुलकर ने सेंचुरी की, इंडिया ने मैच हारा, लिहाजा अगर आगे भी तेंदुलकर सेंचुरी करेगा सो इंडिया जो है वो मैच हारेगा। और ये मिथ जो है काफ़ी आम है इंडियन वहाँ पे कल्चर में कि तेंदुलकर जो है वो जब भी सेंचुरी करता था सो वो एज्यूम करते थे कि इंडियन जो है वो मैच जो है वो ज़रूर हारेंगे, ठीक। दूसरा, नॉन काजा प्रो काजा। नॉन काजा प्रो काजा क्या है? नॉट द कॉज फॉर द कॉज।
मतलब आप जो चीज़ काज एज अ काज सेलेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आप सही सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। पिकिंग द रॉन्ग थिंग फॉर द कॉज, like increase in police constabulary increases the criminal arrest, सही। पुलिस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा पकड़ दकड़ जो है वो मतलब पॉसिबल होगी, ज़्यादा चोर जो है वो पकड़े जाएंगे। सो इसकी बुनियाद पे अगर आप ये क्लेम करते हैं देयर फॉर पुलिस काज द क्राइम टू इंक्रीज, क्योंकि जब पुलिस ज़्यादा होगी सो अरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स के पुलिस जो है वो उसको क्राइम को इंक्रीज़ कर रही है, या एज नंबर ऑफ पुलिस हैव इंक्रीज सो क्राइम माइट हैव इंक्रीज। आपके इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है, सो इससे आप ये इज्यूम करें कि चूँकि पुलिस की वजह ज़्यादा होती है सो क्राइम अरेस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हमारे इलाके में पुलिस ज़्यादा हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्राइम्स ज़्यादा हुए हैं, ठीक। सो आप रॉन्ग एंड को जो है वो पकड़ रहे हैं। तीसरा और सिंप्लीफाइड, और सिंप्लीफाइड क्या है, मल्टीपल फैक्टर काज टू कंट्रीब्यूट एन इफेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम इज ट्रीटेड एज द ओनली काज। किसी एक इवेंट को अकर होने के लिए कोई एक इफेक्ट आने के लिए बहुत से काजेज़ होते हैं, लेकिन आप किसी एक सिंगल काज को उठाते हैं और क्या आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं कि सिर्फ यही जो है मेन काज है। लाइक जो एग्जांपल में कहा गया है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स हैज़ बीन डिक्लाइनिंग फॉर ईयर्स। जो सरकारी स्कूल हैं उसमें तालीम के मयार जो है वो कम हो रहा है, वो ठीक नहीं है। क्लियरली द टीचर्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब। सो इसका मतलब यही है कि जो उस्ताद असातिज़ा कराम हैं उन स्कूलों में वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक। सो अब ये क्लेम जो है सही इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के डिक्लाइन का सिर्फ एक सिंगल रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और आपने उस डिक्लाइन को सिर्फ एक रीज़न के साथ जोड़ दिया, सो ये क्या होगा, ये गलत होगा। अच्छा, फोर्थ वन, गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी क्या है, conclusion depends on the supposition that independent event in a game of chance are casually related, कि जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आप उनको जो है एक कंसिडर करें, ठीक, या उनको रिलेटेड कंसिडर करें। लेट्स से जिस तरह एग्जांपल में कहा गया है, अ फेयर कॉइन वाज फ्लिप्ड 5 टाइम्स इन अ रो। एक आप जो है कॉइन उसको फ्लिप करते हैं और 5 दफ़ा जो है वो हेड आया है, therefore it is extremely likely that it would come up tails the next flip। so बहुत likely है, बहुत यकीनी है कि नेक्स्ट टाइम आप इसको फ्लिप करेंगे सो टेल आएगा, ठीक। सो ये गैम्बलर्स फैलेसी जिस तरह नाम से ज़ाहिर है नॉर्मली उसमें होता है, गैम्बलर्स उसको यूज़ करते हैं और जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो उसको ये जानते भी होंगे कि जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, सो वो टेक्निकल एनालिसिस भी तकरीबन कुछ ना कुछ गैम्बलर्स फैलेसी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स के पास ट्रेंड्स को देखते हैं कि चूँकि ये स्टॉक जो है बहुत नीचे आया है पिछले 2-3 महीनों में, लिहाजा नेक्स्ट मंथ जो है ये स्टॉक जो है ऊपर मूव करेगा, सही। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को वो क्या करता है, कंटीजेंट करता है आने वाले इवेंट्स के साथ। अगर इसी तरीके से होगा सो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अगेन मैंने फाइनेंस की एग्जांपल दी तो फाइनेंस में फिर मार्केट एफिशिएंसी भी है और मार्केट एफिशिएंसी यही कहता है कि स्टॉक प्राइसेस जो हैं उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो रैंडम होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कंटेंजेंट नहीं होती। लिहाजा आप पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, इसको हम कहेंगे गैम्बलर्स फैलेसी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या है, स्लिपरी स्लोप इट इज़ assumed दैट वन इवेंट अकर्स अदर रिलेटेड इवेंट्स विल फॉलो, सही। ये भी तकरीबन जो आपकी पिछली ये गैम्बलर्स फैलेसी है उस ही की तरीके से है, ठीक। इट इज़ assumed दैट वन इवेंट अकर्स अदर रिलेटेड इवेंट विल फॉलो, दिस विल इवेंचुअली लीड टू अनडिजायरेबल आउटकम, ठीक। लेट्स से आपके दोस्त जो है वो क्लासरूम में एंटर होता है और उसके जेब में जो है वो टाफ़ियाँ हैं बहुत सारी, ठीक। सो आप एक दोस्त उसे कहता है कि यार माला कोई टाफ़ी रखा,
अब इन ना करो उसका ताल में टाफी दर खड़ा था प्लान के लिख बे हुई नहीं का गौली दोनों बट टोल क्लास पर खबर शी टोल क्लास खबर शी मासर बटा यानी खत्मी शी ठीक। सो मतलब एक इवेंट की बेस पे जो है अदर इवेंट्स को रिलेट करना और एक अनडिज़ायरेबल आउटकम तक लाना। सही, एक इवेंट के बेस पे दूसरे इवेंट्स प्रेडिक्ट करना और उसको एक अनडिज़ायरेबल आउटकम तक लाना, ये क्या होगा? असल ये भी एक फैलेसी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्योंकि लेट से आपने उस बंदे को टॉफ़ी दी और उसने चुपके से जो है जेब में डाल दी और दूसरे बंदे जो है उसको ख़बर ही ना हुई, या आगे से जो कहता है कि नहीं खैर दे माल रहा कर टोल क्लास ले दे मोर को खैर सो कुफर होना होगा ना, गलती होना शो। सो कहने का मकसद कि एक इवेंट के साथ दूसरे रिलेटेड इवेंट को कॉन्टिजेंट करना और एक अनडिज़ायरेबल आउटकम तक उसको लाना। सही, दूसरा एग्जांपल, वी कैंट परमिट द सेल ऑफ marijuana बाय डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। सही, सो ये एक इवेंट है। हम marijuana के सेल को जो है डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की बुनियाद पे उसको लीगलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस विल लीड पीपल टू बिलीव इट्स एन एक्सेप्टेबल ड्रग। अब ये क्लेम हो रहा है कि अगर हमने ऐसा किया, डॉक्टर्स को ये इजाज़त दी, सो फिर लोग इसको लीगल समझेंगे, और अगर इसको लोग फिर लीगल समझेंगे, दिस विल ओपन फ्लड गेट्स टू द कंप्लीट लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग्स फॉर यूज बाय एवरी पोथिड इन द कंट्री। जो भी फिर सुट्टा लगाने वाले लोग हैं उसको लीगल समझेंगे और हर एक जो है अपनी जेब में फिर marijuana लेके घूमता रहेगा और कहेगा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक, सो अब हुआ कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन ये एक एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। सो अनरिलेटेड इवेंट्स को रिलेट करना और एक अनडिज़ायरेबल आउटकम तक लाना, ये क्या है? स्लिपरी स्लोप है। ये दूसरा एग्जांपल, क्लास में एक बंदा आता है और टीचर कहता है टुडे यू आर लेट फॉर 10 मिनट्स। आप आज जो है 10 मिनट के लिए लेट हैं, कल जो है घंटे के लिए लेट हो सकता है कि फ्यूचर में फिर आप क्लास में दिखाई ही ना दें। सही, सो अब ये अनरिलेटेड इवेंट है, लेकिन अब उसको रिलेट कर रहा है और एक अनडिज़ायरेबल आउटकम तक ला रहा है। सो इस तरीके की फैलेसी क्या होगी? स्लिपरी स्लोप इसको कहेंगे, और ये भी इससे जो आर्गूमेंट बनेगा वो क्या होगा? इनवैलिड आर्गूमेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वीक एनालॉजी। एनालॉजी असल में कहते हैं सिमिलैरिटी को, मतलब किसी इवेंट्स या किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे कुछ सिमिलरिटीज़ हो, उन सिमिलरिटीज़ को एक्चुअली कहते हैं वीक एनालॉजी। इस फैलेसी में क्या होता है? इट इज़ assumed दैट बिकॉज टू थिंग्स आर alike in one or more aspects, they are necessarily alike in some other aspects as well। कुछ दो चीज़ें हैं, दो लेट से आप कह सकते हैं कि लेट मी ड्रा एन एग्जांपल। लेट से ए एंड बी। ए में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं? आप कह सकते हैं कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक 1, 2 एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बी में जो है 1 एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। सो आप ये ज्यूम करते हैं कि चूँकि इन दोनों में ये दो सिमिलरिटीज़ हैं, लिहाजा बी में ये थर्ड वाली सिमिलरिटी भी ज़रूर मौजूद होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं। इन दो सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे हम ये इज्यूम करते हैं कि इसमें ये तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक या तीसरा वाला फैक्टर जो है वो भी ज़रूर मौजूद होगा। ठीक, मतलब कुछ सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे अब ये इज्यूम करते हैं कि इनमें ये सारी सिमिलरिटीज़ मौजूद होंगी, और ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, लाइक इन एग्जांपल, एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो कहता है कि नो वन ऑब्जेक्ट्स अ फिजिशियन लुकिंग अप अ डिफिकल्ट केस इन मेडिकल बुक्स, व्हाई देन स्टूडेंट्स टेकिंग अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन बी परमिटेड टू यूज़ देयर टेक्स्ट बुक्स। जो डॉक्टर हजरात होते हैं, डॉक्टर आर होडेर पूवदी, ठीक ना, उनके आगे जब एक टफ़ मेडिकल केस आता है, सो वो अपने बुक्स जो हैं वो कंसल्ट करते हैं। एक टफ़ मेडिकल केस जब उनके सामने आता है, सो अपने बुक्स को कंसल्ट करते हैं। सो अगर उनको ये इजाज़त है कि वो एक टफ़ केस में अब यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है? टफ़ केस। अगर वो टफ़ केस में बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, सो फिर स्टूडेंट्स क्यों नहीं अलाउड कि वो टफ़ एग्ज़ाम में अपने बुक को कंसिडर करें?
अब वहाँ पे भी टफनेस है और यहाँ पे भी टफनेस है। सो चूँकि डॉक्टर्स जो हैं, फिजिशियन जो है, वो अलाउड होते हैं कि वो अपने मेडिकल बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स बेचारे भी जो है एग्ज़ाम में एक टफ सिचुएशन में होते हैं, उनको ये इजाज़त क्यों नहीं है कि वो अपने बुक्स को कंसल्ट कर सकें। दूसरा एग्जांपल, people who have to have a cup of tea every morning before they can function and have less problem, have no less problem than alcoholics who have to have their alcohol each day to sustain them। सही। उस चाय जो है, हम नॉर्मली कहते हैं कि चाय क्या है, एक नशा है। सो हर एक बंदा जिसको जो चाय का शौकीन होता है वो अपनी सुबह की शुरुआत जो है वो चाय से करता है, क्योंकि उसके लिए चाय एक नशा है। सो जो अल्कोहलिक है उसको भी अल्कोहल का नशा है। सो जब चाय वाला बंदा सुबह उठ के अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, एक्टिव करने के लिए चाय पीने की उसको ज़रूरत है, इसीलिए उसी तरीके से अल्कोहलिक बंदा जो है उसको भी अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत है, और इसलिए उसे भी अल्कोहल पीना जो है वो सही है, जायज़ है, ठीक है। ठीक। सो एक सिमिलैरिटी की बुनियाद पे दूसरे इवेंट को उसको सही कंसिडर करना, ये क्या होगा, वीक एनालॉजी होगी, और इस बेस पे अगर आप आर्गूमेंट करेंगे सो ये क्या होगा, इनवैलिड आर्गूमेंट होगा। ठीक।